अभी हमने कार्ट वाला एग्जाम्पल देखा, उसमें क्या था कि हम दोनों चीजों को एक साथ मान रहे हैं कि जितना हॉर्स लगाएगा उतना, ऐसे तो कोई ह्यूमन भी नहीं चल पाएगा अगर ऐसे होता तो। एक्चुअल में हॉर्स क्या है, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, रोड आगे की तरफ। जबकि कार्ट पे क्या है, कार्ट पे जो पीछे की तरफ फोर्स है वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। और जब तक ये फोर्स आगे से लगने वाला फोर्स ये उसकी इक्वल रहेगा तब तक कार्ट मूव नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही हॉर्स इस पे ज्यादा फोर्स लगाने लगेगा तो ये कार्ट क्या होने लगेगी, आगे की तरफ मूव होने लगती है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। तो हमें ये बताना है कि एक फायरमैन है, तो ये हमारा फायरमैन है, और इस फायरमैन ने क्या कर रखा है, एक होस पाइप पकड़ रखा है। होस पाइप का मतलब वो पाइप जो फायरमैन जिससे पानी छोड़ते हैं, तो इससे पानी निकल रहा है, इससे पानी निकल रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि इस फायरमैन के लिए एक ऐसा पाइप पकड़ना जिससे बहुत ज्यादा पानी निकल रहा हो, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यानी बहुत ज्यादा पानी निकल रहा हो और हाई वेलोसिटी पे निकल रहा हो। तो ये पकड़ना क्यों मुश्किल हो जाता है, ये पकड़ना क्यों मुश्किल है? रीजन हम जानते हैं, अगर मास ज्यादा ज्यादा अमाउंट है तो मास ज्यादा हो जाएगा, और तेज निकल रहा है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या बढ़ जाएगा, इससे हमारा मोमेंटम बढ़ जाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा। और मोमेंटम, तो इस साइड ये इसने मान लीजिए किसी साइड, इस साइड ये पानी जा रहा है, तो इधर मोमेंटम इस साइड जा रहा है, तो इसका इधर फोर्स भी जा रहा है, पानी का फोर्स किस साइड है, इस साइड। तो एक अपोजिट फोर्स लगेगा फायरमैन पे भी, एक अपोजिट फोर्स किस पे लगेगा, फायरमैन पे भी। और जितना ज्यादा पानी ये छोड़ेगा उतना ज्यादा फोर्स इसको झेलना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स होएगा तो फिर ये इसको हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि मास बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इस साइड जाने वाला फोर्स बढ़ रहा है जैसे जैसे, तो इसका अपोजिट फोर्स भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. तो हमें ये बस रिकॉइल वाली वेलोसिटी बतानी है। हमने एक पीछे भी एग्जांपल में कैलकुलेट की थी, बिल्कुल वैसे ही करनी है। बस राइफल का मास, पहले पिस्टल का मास 2 kg था, वो बढ़ के कितना हो गया, 4 kg। जो मास बुलेट का था, बुलेट का मास भी बढ़ गया है, पहले 20 ग्राम था, अब वो बढ़ के कितना हो गया है, 50 ग्राम हो गया है। पहले वेलोसिटी बुलेट की 150 मीटर पर सेकेंड थी, अब ये कितनी हो गई है, 35 मीटर पर सेकेंड। तो उसी तरीके से हमने बस इसका रिकॉइल बता देना है, रिकॉइल बताना है कि रिकॉइल कितना होगा इसका। तो इनिशियल, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो रिकॉइल वेलोसिटी हमने निकालनी है, जैसे पहले निकाली थी बिल्कुल सेम वैसे ही निकलेगी, बस नई वाली वैल्यूज के साथ निकल जाएगी। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन। तो दो मास है, एक 100 ग्राम का है और एक 200 ग्राम का है, बड़ा है। तो दोनों क्या है, एक लाइन पे चल रहे हैं, एक लाइन पर ही चल रहे हैं। एंड डायरेक्शन ऑन द सेम लाइन एंड डायरेक्शन, तो लाइन भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो छोटा मास है उसकी वेलोसिटी पहले लिखी है, नहीं उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो अगर ये है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये कितने का है, 100 ग्राम का। ये वाला 200 ग्राम है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस टाइप की वेलोसिटी है। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी दिस। तो पहले अब वो टकरा जाते हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये वाला तो इस साइड नहीं जा रहे होंगे, ये इस साइड जा रहे होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है, तो ये से कभी कैच ही नहीं कर पाएगा। तो हम इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो ये दोनों के दोनों किधर जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं। या हम इस तरीके से बना सकते हैं कि 200 वाला आगे बना दें, 200, और इसकी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके पीछे क्या है, छोटा वाला है जो 100 मीटर 100 ग्राम्स का है, और उसकी क्या है, उसकी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब टकरा जाएंगे। अब ये टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद इनकी जो है, पहला जो ऑब्जेक्ट है
ये पहला वाला 100 ग्राम वाला, इसकी वेलोसिटी कम होके कितनी रह जाती है 1.67 मीटर पर सेकेंड, कम हो गई 2 मीटर से कितनी रह गई 1.67। हमें क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है सेकंड ऑब्जेक्ट की, सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी है। कैसे लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये लगाएंगे, m1 कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम, और 100 को ग्राम से किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या आएगा 0.1 kg। तो इसे चेंज कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 0.1। u1 कितना है 2, एक तो ये हुआ, प्लस m2 कितना है 200, तो 200 को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या आएगा 0.2 kg। तो इसे भी चेंज कर लेते हैं 0.2। u2 कितना है हमारा, u2 हमारा 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड। ये किसके इक्वल हो गया m1 v1, तो m1 हमारा 100 ही रहेगा, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 100 को फिर से किलोग्राम में चेंज करके 0.1 कर लेते हैं 0.1 kg, और वेलोसिटी कितनी हो गई 1.67 प्लस m2 हमारा 0.2 है, 0.2 kg, वो चेंज नहीं होगा, इनटू v2। अब इस इक्वेशन से हमें v2 निकालना है, सॉल्व करो, इसे इधर ले जाके माइनस करो, और फिर पूरी इक्वेशन की 0.2 से डिवाइड करके v2 निकाल लेंगे। तो ये जब इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे फिर हम इस तरीके से v2 निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये v2 के लिए सॉल्व करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कंजर्वेशन लॉस के बारे में। ऑल कंजर्वेशन लॉस सच एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ लिया। इसी तरीके से एनर्जी का कंजर्वेशन भी होता है कि एनर्जी जो है कभी क्रिएट नहीं होती, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस वो क्या होती है अपनी फॉर्म को चेंज करती है। एंगुलर मोमेंटम भी होता है, तो एंगुलर मोमेंटम अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। चार्ज होता है तो चार्ज भी कंजर्व होता है, तो अगर एक पे माइनस आएगा तो दूसरे पे डेफिनेटली प्लस आएगा। तो ये तीन कन्वर्जन तो हमें कंजर्वेशन तो पता है, मोमेंटम, एनर्जी और चार्ज का। आर कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल लॉस इन फिजिक्स, तो ये कैसे माने जाते हैं फंडामेंटल लॉस, तो ये बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल फंडामेंटल है। दीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, तो ये कैसे निकाले गए ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अ कंजर्वेशन लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड, तो कोई भी इस लॉ को प्रूव नहीं कर सकता। तो ये कैसे निकाले गए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से। इट कैन बी वेरीफाइड, इन्हें वेरीफाई किया जा सकता है, और डिस्प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट, तो इनको या तो हम वेरीफाई कर सकते हैं या कह सकते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, लेकिन इन्हें कोई भी थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं कर सकता। एन एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज कंफॉर्मिटी विद द लॉज वेरीफाइज और सब्सटेंशिएट्स द लॉ, तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट इस लॉ से मैच करे, कंफॉर्मिटी का मतलब मैच करे, इस लॉ के साथ मैच करे, वो क्या करता है लॉ को वेरीफाई कर देता है। जैसे ही हमारा रिजल्ट इससे मैच करता हुआ आएगा तो हम क्या कहेंगे लॉ वेरीफाई हो गया। इट डज नॉट प्रूव द लॉ, तो ये क्या करता है प्रूव नहीं करता, ये क्या करता है केवल कहता है कि ये वेरीफाई, ये सही है, लेकिन ये प्रूफ नहीं करता इसे। ऑन द अदर हैंड अ सिंगल एक्सपेरिमेंट whose result goes against the law is enough to disprove it, तो अगर हमारे पास कोई सा भी ऐसा लॉ है, सपोज हमारे पास एक लॉ है x इज इक्वल टू वाई जेड, तो अगर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, सारे हमने 10 एक्सपेरिमेंट करे, 9 एक्सपेरिमेंट ने क्या करा, ये दिखाया कि ये सही आ रहा है, ये सही आ रहा है, इससे मैच कर रहा है, कंफॉर्मिटी का मतलब इससे मैच कर रहे हैं रिजल्ट, तो हम क्या कहेंगे ये लॉ वेरीफाई हो रहा है, ये सही आ रहा है, लेकिन ये प्रूव नहीं हो रहा है, ये सही आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है। लेकिन अगर कोई भी एक एक्सपेरिमेंट, कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट ऐसा मिल गया जिसमें ये लॉ गलत आ गया, ये वाला लॉ गलत आ गया, तो हम इसे कहेंगे कि ये डिस्प्रूव हो गया, ये सही नहीं है। डिस्प्रूव करने के लिए एक ही काफी है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, वेरीफाई के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट है, डिस्प्रूव के लिए केवल एक ही काफी है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम has been deduced from large number of observation and experiments, तो जो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो हमने जो ऊपर फॉर्मूला देखा, ये जो लॉ देखा, ये कैसे था,
ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, ये ऐसे नहीं आया, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है। दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड नियरली 3 centuries एगो। तो ये कब ढूंढा गया था? लगभग 300 साल पहले, 300 साल पहले। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नॉट अ सिंगल सिचुएशन हैज बीन रियलाइज सो फार विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस लॉ। तो कितनी बड़ी बात है, 300 साल पहले ढूंढा गया और आज तक कोई भी सिचुएशन नहीं ढूंढी गई, एक भी नहीं मिली जहां पे ये वैलिड ना हो, जिससे हम इसको डिस्प्रूव कर पाए। तो रोजाना हजारों लाखों एक्सपेरिमेंट होते हैं, 300 साल में करोड़ों एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जहां पे ये डिस्प्रूव हो जाए। सेवरल एक्सपीरियंसेस ऑफ एवरीडे लाइफ कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारे डेली लाइफ की बहुत सारी चीजें किसके बेस पे एक्सप्लेन की जा सकती हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यही हमने ऊपर के एग्जांपल्स में पढ़ा भी था।